हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पे। आज सभी का आप लोगों के फरमाइश पर आज हिंदी टॉपिक लेकर आए हैं, जो हिंदी निचोड़ होगा, जहां से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, पूछे जाते हैं, अक्सर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो वही टॉपिक आज हम पढ़ाएंगे जो आपको बेनिफिट होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट का भी कॉमेंट में था कि सर एक क्लास हिंदी लेकर दिखाइए, हिंदी में जो है हम लोग को नहीं कुछ आ रहा है। तो हिंदी जो है जिसके देने वाले हैं हिंदी का, जैसे बिहार दरोगा में भी हिंदी पूछा जाता है 100 नंबर का, उसमें क्वालिफाइंग करना जरूरी है। प्लस सीटेट में भी पूछा जाता है और एस्टेट में भी पूछा जाता है 30-30 नंबर का। तो जिसमें 30 नंबर का एस्टेट और सीटेट वाले के लिए है जो 15-15 नंबर का मार्जिन रहता है। 15 नंबर जो रहता है पेडालॉजी से रहता है, 15 नंबर जो रहता है आपका बुक से या फिर गद्यांश वगैरह और फिर ग्रामेटिकल पॉइंट से रहता है। तो ये सभी पर हम चर्चा करेंगे, विशेष रूप से वही टॉपिक पढ़ाएंगे जो आपको बेनिफिट हो जाएगा, एकदम पॉइंट टू दी पॉइंट पढ़ाया जाएगा इसमें। तो अगर नहीं जुड़े हमारे चैनल से तो आप कृपया करके जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ से आपको कुछ ना कुछ जरूर बेनिफिट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर हिंदी में। आज सबसे पहले हम उठाए हैं तत्सम और तद्भव के लिए। इससे पहले बता दूं कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर शुरू से उठाए, तो शुरू से कहीं से भी उठाया जाए कोई टॉपिक, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जीरो लेवल से पढ़ाते हैं और हीरो तक चल जाते हैं। तो आप लोग वैसा चिंता नहीं करिए कि सर इसमें वोवेल कितने हैं, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं हिंदी में, सभी को पता रहता है। तो अगर कॉन्सोनेंट के बारे में जैसे व्यंजन स्वर हो गया तो 33 हो गया, तो टोटल मिला के 33 होता है। स्वरों की संख्या कहा जाए हिंदी में तो 11 होता है। तो ये सभी को याद रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम पढ़ते हैं अब आज का टॉपिक हिंदी में, तत्सम और तद्भव। सबसे पहले देखिए तत्सम क्या है। तो इसको अगर संधि विच्छेद हम लोग करेंगे तो तत् जोड़ सम हो जाएगा। तत् मने होता है उसके, और सम मने होता है उसके समान। सम मने होता है समान, उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। तो संस्कृत के समान जो भी शब्द दिखाई दे, आंख मूंद करके आप लोग मारेंगे, क्या है? तत्सम है। फिर से देख लीजिएगा, उसका जो है तत्सम का पहचानने का तरीका देख लीजिए क्या है, कि जो भी शब्द आपको संस्कृत में नजर आ जाए वो पढ़कर आप पता लगा लेंगे कि कौन सा हिंदी है और कौन सा संस्कृत। तो यहां पर आपको ध्यान देना होगा, तत् जोड़ सम। तत् मने उसके, सम मने समान। उसके समान, किसके समान? संस्कृत के समान। तो संस्कृत के समान कोई भी शब्द आपको दिखाई पड़ जाए तो उसको आप तत्सम मारेंगे। जैसे आपको कह दिया जाए, जैसे नासिक, नासिक हो गया, चंद्रमा है, रात्रि है, तो ये सभी जो है तत्सम हो गया। क्योंकि नासिक में क्या होता है? नाक होता है, चंद्रमा का चांद होता है, रात्रि का रात होता है। अब है यहां से एक तद्भव आ जाता है। तो तद्भव में कहा जाता है कि संस्कृत वह नहीं रहता है, संस्कृत का एक बिगड़ा हुआ रूप होता है जो हिंदी में होता है, हूबहू हिंदी में होता है, संस्कृत जैसा नहीं होता है, बशर्ते वह संस्कृत से ही बिगड़ कर बनता है। तो वैसे शब्द को तद्भव कहा जाता है। जैसे बनिया, बनिया, बारात, ये सब क्या हुआ? बंदर, बिजली, ये सभी जो हिंदी वाला शब्द जो है वो तद्भव होता है। आप लोग दोनों को याद रखिएगा, जो संस्कृत जैसा रहे उसको तत्सम मारना है, जो हिंदी जैसा दिखाई पड़े उसको तद्भव मारना है। मोटा मोटी याद रखिए। कुछ रूल है तत्सम और तद्भव का। जिस शब्द में आपको संयोगी छ, त्रा और री ये सब दिखाई पड़ जाए तो आंख बंद करके मार देना है तत्सम, क्योंकि ये हमेशा संस्कृत का वर्ड होता है, संयोगी छ, त्रा और री। जैसे आपको कह दिया जाए क्षत्रिय, कौन सा वर्ड है? तो ये तत्सम हो गया, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। पहला रूल तो ये आपको याद रखना है, 3 गो पॉइंट तत्सम के लिए, यहां से पकड़ा जाएगा। दूसरा रूल कहता है इसका कि तत्सम से कभी तद्भव बनाने के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन पूछ देता है इनमें से, जैसे पूछ दिया बनिक तत्सम का तद्भव रूप क्या होगा। तो तद्भव देखिए, बनिक, बनिक क्या है? ये तत्सम वर्ड है, और इसका तद्भव पूछ देता है तो बनिक का बनिया हो जाता है। तो 2 पॉइंट यहां से याद रखिएगा कि तत्सम में कौन कौन से शब्द तद्भव में क्या में परिवर्तन हो जाता है, कौन से शब्द में परिवर्तन हो जाता है। तो देखिए, अगर तत्सम में आपका वा रहे, य र ल वा, और बा रहे, पा फ बा, ये बा रहे, ये 2 शब्द अगर दिखाई पड़ जाए तत्सम में और कहे इसका तद्भव क्या होता है,
तो वा है जो है बा में बदल जाता है, माफ कीजिएगा, यहां से वा सिर्फ देखना है, वा अगर रहे तो बा में बदल जाता है, बड़ी बा में बदल जाता है, इसको याद रखना है। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि अगर तलावी सा रहे तत्सम में तो तद्भव में वह दंत सा में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? दंत सा में। देख लीजिए एग्जाम्पल है आपका, जैसे बनिक, बनिक में वह आया तो एक शब्द है जो तत्सम है और इसका इधर वाला रूप जो होता है तद्भव होता है। जैसे बनिक बने क्या हो गया? बनिया। वक मिस होता है बगुला, वर्षा मिस होता है बरसात। देखिए यहाँ वर्ड पर गौर कीजिएगा, ये वह है, आई बा है, ये पेट फटा हुआ है इसका, तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा। वर्षा है तो बरसात, विवाह है तो ब्याह, वानर है तो बंदर, विद्युत है तो बिजली, बिजली हो जाता है। तो ये तत्सम शब्द हो गया और इसका जो हिंदी रूप होता है वो तद्भव हो गया। और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं तत्सम तद्भव में। जैसे अभी बताया कि तलवी सा अगर रहे तत्सम में तो वह तद्भव में क्या बदल जाता है? दंत सा में बदल जाता है। तो देखिए श्यामल, श्यावल मली श्यामला, देखिए यहाँ तलवी सा से शुरू हुआ है और ये है जो शुरू हुआ है दंत सा से। तो श्यामल का श्यावला, सुक, सुक का सुआ, सुआ माने तोता भी होता है जिसको सुगा कहते हैं हम लोग, पैरट। साग, साग का होता है साग, है ना। तो ये तत्सम हो गया, ये तद्भव हो गया। सुंड, सूंड होता है। ससुर, ससुर का ससुर हो जाता है। तो ये सभी वर्ड आपको याद रखना है जिससे आपको है जो कोई परेशानी ना हो। तो चलिए अगले टॉपिक में हम चलते हैं। आशा करते हैं कि यह सभी आपको तत्सम और तद्भव क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आज फास्ट में पढ़ेंगे हम लोग और फास्ट में पढ़ करके इसको खत्म करेंगे। जो भी टॉपिक 3-4 टॉपिक आज लेने वाले हैं, लंबा क्लास होगा आज का। चलिए देख लीजिए, मिटाने में थोड़ा परेशानी हो रहा है इसलिए आपको कपड़ा से मिटाना पड़ेगा, सूख जाता है ना। तो चलिए देखिए, बने रहेंगे हमारे साथ, जुड़े रहेंगे हमारे साथ। सूख जाने पर है जो बहुत प्रॉब्लम होता है मिटाने में, तो इस टाइप से आपको याद रख लेना है। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, टाइम लग रहा है, मैंने लिखा हुआ था पहले का, लिख कर रखे थे, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, उसके बाद मिट नहीं रहा है। चलिए देखिए, मिट जाएगा, आपको बने रहेंगे, थोड़ा दिक्कत होगा। चलिए ऐसे इसका सूखा हुआ मिट नहीं रहा है, इससे भी मिट जाता है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा आप लोग, भागिएगा मत, क्योंकि आज पूरा क्लास लेंगे हिंदी का। जुड़े रहिएगा। हमारे साथ बने रहेंगे आप लोग। चलिए अब आपको है जो समझ में आ गया होगा तत्सम तद्भव के बारे में। थोड़ा सा बने रहेंगे हमारे साथ, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, प्रॉब्लम है, सूख जाने के बाद है जो मिटने में थोड़ा परेशानी होता है, मिटाने में। तो आप लोग बने रहेंगे। चलिए देखिए, आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा क्योंकि इससे है जो मिट नहीं रहा था, सूख जाने पर थोड़ा दिक्कत होता है। चलिए आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। चलिए देखिए, अब है आपको दूसरा टॉपिक आज लेके चलते हैं। उसके बाद कुछ और शब्द इसका रह गया, जैसे आपको कह रहे श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार है तो इसका हो जाता है सिगार, सिगार हो जाता है। अगला टॉपिक में है जैसे धृत हो गया, धृत माने घी होता है, घी होता है। तो ये सब जो है तत्सम है और इधर वाला शब्द जो है आपका तद्भव है। भातृ भार्या, भातृ, भातृ भार्या जिसको भाभी कहा जाता है, भाभी, है ना। मृत्तिका, मृत्तिका, मृत्तिका जिसको मिट्टी कहा जाता है, मिट्टी। तो ये सभी जो वर्ड होते हैं, ये सब जो है श्रृंगार। कुछ ऐसे होते हैं जैसे रूल आपका दिया हुआ है री वाला,
अभी बताएं कि जो री होता है वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा तत्सम आता है। तो देखिए री यहाँ है, री यहाँ है, धृत है, भातृ है, मृत है। तो ये सब री वाला वर्ड जो होता है तत्सम होता है और इसका जो हिंदी रूपांतरण होता है वो तद्भव होता है। चलिए कुछ और जैसे विसर्ग में अगला रूल देख लीजिए। ये रूल नंबर 5 हो गया था, 3 हो गया था रूल नंबर, ये 4 देख लीजिए। 4 में वो कह रहा है कुछ ऐसे भी विसर्ग होते हैं जो हमेशा उसका हिंदी रूपांतरण और संस्कृत रूपांतरण एक ही जैसा होता है। तो तद्भव और तत्सम दोनों समान रूप होता है। जैसे आपको संस्कृत में आपका संस्कृत और हिंदी ये दोनों वर्ड में देखा जाए तो कर्पूरा, कर्पूरा, कर्पूरा हमने कपूर, कर्पूर, कर्पूर एक ही जैसा देखने में लगता है। तो ये हो गया जो संस्कृत का वर्ड है एक ही टाइप लिखाता है, कर्पूरा, कर्पूर, मतलब कपूर को ही कहा जाता है। एक हो गया आपका तत्सम और एक हो गया आपका तद्भव। तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं अगला टॉपिक पर। देखिए अब मिटाना शुरू हो गया, शुरू में नहीं मिटा रहा था, मतलब थोड़ा देर ज्यादा हो जाता है तो सूख जाने पर है जो मिटता नहीं है। चलिए देखिए, और ठंड की मौसम है। अब है एगो पूछा जाता है देशज शब्द, देशज, विदेशज, विदेशज, और एक पूछा जाता है संकर शब्द। ये बहुत पूछा जाता है, देशज, विदेशज और संकर शब्द बहुत पूछा जाता है। तो देशज शब्द मतलब हो गया अपनी देश की भाषा, जो अपना देश में बोला जाता है वैसे शब्द को देशज शब्द कहा जाता है। जैसे थाली, लोटा, है ना, पगड़ी आदि, ये सभी जो हमारे बोलचाल के भाषा में, हमारे देश के भाषा में है, जो बोलचाल में प्रचलित होता है, उसी भाषा को हम लोग कहा जाता है देशज शब्द। तो देशज शब्द आप लोग पकड़ लेंगे, अपना देश की भाषा। विदेशज शब्द की बात करें तो विदेशों से ली गई भाषा, उस भाषा में 2 या 2 से अधिक भाषा भी सम्मिलित हो सकते हैं। जैसे कह दिया जाए रेलगाड़ी, रेल गाड़ी, तो यहाँ पर रेल अलग कीजिएगा और गाड़ी अलग कीजिएगा। रेल हो गया आपका इंग्लिश वर्ड और गाड़ी हो गया आपका हिंदी वर्ड। तो इसमें 2 भाषा का मिलन हो गया है ना, इसमें 2 भाषा का मिलन हो गया है। तो ऐसे शब्द को संकर शब्द कहते हैं, विदेशज शब्द नहीं कहेंगे, इसको संकर शब्द कहेंगे। जो 2 से अधिक भाषा का मिलन हो, जिस भाषा में, जिस शब्द में हमें 2 से अधिक भाषा का ज्ञान हो जाए तो उसको संकर शब्द कहते हैं। विदेशज शब्द अभी रोक दिए हैं, अभी देशज बताए हैं, उसके बाद संकर का उदाहरण यहाँ पड़ गया। तो संकर शब्द देख लीजिए, बैलगाड़ी हो गया, है ना। उसके बाद और देख लीजिए इसमें क्या पूछा जाता है, बैलगाड़ी, टिकट घर, टिकट, टिकट घर। तो टिकट इसमें देख लीजिए इंग्लिश वर्ड है और घर जो हमारा हिंदी वर्ड है। तो 2 लैंग्वेज का प्रयोग हुआ है, 2 भाषा का प्रयोग हुआ है, तो वो संकर शब्द है, डायरेक्ट मान लीजिएगा संकर शब्द। और इसका उदाहरण देख लीजिए, डबल रोटी, डबल रोटी, ये पूछ देगा कौन सा शब्द है डबल रोटी। तो डबल देखिए ये इंग्लिश वर्ड है और रोटी हमारा हिंदी भाषा है, तो ये भी क्या हो गया, संकर शब्द हो गया। विदेशज शब्द की बात करें तो विदेश से आने वाला भाषा, जैसे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, है ना। दूसरा नंबर है आपका विंडो, ये सभी जो है विदेश से आया हुआ भाषा है। डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर, ये सभी जो है विदेश की भाषा है। तो इसको आप विदेशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द समझ में आ गया होगा, आप लोग इसको पकड़ लेंगे। चलिए अगला है, नेक्स्ट पे बात करेंगे हम लोग, हमारे साथ जुड़े रहेंगे आप लोग। चलिए कुछ बनाकर आए हैं जो आप लोगों को बेहद है, हम सोचे हैं कि प्रयास किए हैं बनाने का, ताकि जो भी पॉइंट आपको ना समझ में आवे यहाँ से जरूर कंफर्म हो जाएगा। इसके लिए हम एक पेज में लिख कर आए थे कि आपको लिखा दिया जाएगा। चलिए देखिए, अब है आप पढ़ना है आपको शब्द के आधार पर शब्दों की उत्पत्ति। तो देखिए शब्द के आधार पर शब्दों की उत्पत्ति जो हुआ है उसके बारे में सिखाएंगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्द, तो देखिए उत्पत्ति
उत्पत्ति के आधार पर शब्द, उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द है 3 प्रकार के हैं। कौन कौन शब्द है उसके बारे में देख लीजिए, बहुत पूछा जाता है यहाँ से कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। और वो शब्द है, पहला देख लीजिए यहाँ है रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द। दूसरा आपका दिया हुआ है यौगिक शब्द, यौगिक। और तीसरा है योग रूढ़, योग रूढ़। ये 3 वो पूछा जाता है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन है जो यौगिक शब्द है, कौन रूढ़ शब्द है, और हमेशा पूछ लेता है और हम लोग नहीं जानने के अभाव में छोड़ देते हैं क्वेश्चन। आज से लेकिन नहीं छोड़ने देंगे हम, आप लोग जरूर इसको टच करके आएंगे। तो देखिए रूढ़ शब्द क्या किसको कहा जाता है, जिस शब्द को खंड करने पर उसका कोई मतलब नहीं रहे, कोई सार्थक वैल्यू नहीं निकले, तो ऐसे शब्द को कहा जाता है रूढ़ शब्द। अगर आप लोग नोट करना चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, क्योंकि हम आज पूरे क्लास लेने वाले हैं हिंदी का। 1 घंटा में जो भी आप हमसे प्रयास होगा वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो अभी बताए हैं रूढ़ शब्द किसको कहते हैं, तो रूढ़ शब्द कहा जाता है वैसे शब्द जिसको खंड करने के बाद उसका कोई मतलब नहीं निकले, तो वैसे शब्द को हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे हल, हल, इसको हम खंड करेंगे ह और ला, हल, तो हा का कोई सार्थक वैल्यू नहीं निकलता है, मतलब निकलता है, ला कोई सार्थक वैल्यू नहीं निकलता है, तो ऐसे शब्द को रूढ़ शब्द कहते हैं। हल क्या हो गया, रूढ़ शब्द हो गया। नल है ना, जल, ये सब क्या है, ये सभी जितने हैं किसी को भी तोड़िएगा, उसको तोड़ने के बाद उसका सार्थक शब्द नहीं निकले तो समझ जाइएगा कि वो रूढ़ शब्द है। यौगिक शब्द किसको कहते हैं, वैसा शब्द जिसका खंड करने पर, संधि विच्छेद करने पर एक सार्थक वैल्यू निकले, सार्थक मान निकले, मतलब निकलता हो, तो उसको क्या कहा जाएगा, यौगिक शब्द कहा जाता है। जैसे इसमें देख लीजिए, जैसे आपका विद्यालय, विद्यालय, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो विद्या जोड़ आलय हो जाएगा, आलय। तो यहां देखिए विद्या में क्या हो जाता है पाठ हो जाता है ना, या शिक्षा भी कह सकते हैं इसको, शिक्षा मान लीजिए, शिक्षा है ये, विद्या में शिक्षा, और प्लस आलय माने घर हो जाता है। तो देखिए विद्या का भी एक अलग अर्थ निकला और आलय का भी एक अलग अर्थ निकला, मतलब निकल गया इसको खंड करने पर, तो ऐसे शब्द को यौगिक शब्द कहा जाता है। जैसे शौचालय, शौचालय, सोच जोड़ आलय, आलय माने घर, सोच एक स्थान है ना। तो इस तरह से आपको पाठशाला, पढ़ने का स्थान, तो जिसका जो है सार्थक वैल्यू निकल जाए संधि विच्छेद करने पर उसे यौगिक शब्द कहते हैं। इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा और मार सकते हैं आप लोग यौगिक शब्द किसे कहते हैं। चलिए अब है योग रूढ़ शब्द, वैसे शब्द जिसको खंड करने पर तो सार्थक शब्द निकले लेकिन उसका एक और अलग से एक मतलब निकले, है ना, एक और एक मतलब निकले, तो ऐसे शब्द को कहा जाता है योग रूढ़ शब्द। जैसे पंकज, पंकज, पंकज में क्या होता है, इसको खंड कीजिए, पंक जोड़ जा होता है, पंक जोड़ जा, पंक मने हो जाता है कीचड़, कीचड़, और जामिस क्या हो जाता है, जामिस हो जाता है आपका उत्पन्न, उत्पन्न हो जाता है। कीचड़ में उत्पन्न होने वाला को कहा जाता है देखिए कमल। तो यहां हम संधि विच्छेद किए किसका, पंकज का संधि विच्छेद किए पंक जोड़ जा, तो इसका पंक का भी एक अलग मतलब निकला, अर्थ निकला, जा का भी एक अर्थ निकला, लेकिन इन दोनों को मिलान से भी एक अर्थ और निकल गया, जैसे कमल। तो ऐसे शब्द को आपको मार देना है, कौन सा शब्द होगा, योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल दे देते हैं इसका, जैसे आपको कहे जलज, 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 तो इसको कर दीजिएगा जा जोड़, जल जोड़ जा कर दीजिएगा, जल जोड़ जा, तो जल में क्या होता है पानी,
पानी। और जामिस होता है देने वाला, देने वाला, पानी देने वाला। तो पानी देने वाला को बादल भी कहा जाता है, बादल। तो देखिए इसका भी संधि विच्छेद करने पर अर्थ निकला, फिर अलग से उसका एक अर्थ निकल जाए तो उसको योग रूढ़ शब्द कहते हैं। एक और अर्थ ले लेते हैं, चक्र पानी, चक्र, चक्र पानी, चक्र जोड़ पानी, चक्र जोड़ पानी। चक्र मने क्या होता है, चक्का होता है, चक्र मने क्या हो जाता है, चाक कहते हैं। और पानी मने होता है हाथ, ये वाला पानी, इस वाला पानी नहीं, टवर्गी ना वाला पानी लेना है। चक्र जोड़ पानी, क्योंकि यहाँ चक्र पानी में टवर्गी ना है, तो चक्र जोड़ पानी। तो पानी का अर्थ यहाँ हाथ होता है, हाथ। तो जिसके चक्र में, चक्र हाथ में हो, उसको क्या कहा जाता है, विष्णु कहा जाता है। तो इसका देखिए अलग से अर्थ निकल गया, विष्णु, चक्र पानी। और उसी प्रकार से ले लेते हैं लंबोदर, लंबोदर। तो इसको संधि विच्छेद आप लोग करेंगे तो लंब जोड़ उदर हो जाएगा, लंब जोड़ उदर। लंब मने हो जाता है लंबा, और उदर मने होता है पेट। जिसका लंबा पेट हो उसको लंबोदर कहा जाता है। लंबोदर कहते हैं गणेश जी को, गणेश जी को। तो देखिए इसका अलग अलग अर्थ निकला, ध्यान से समझ लीजिएगा तो आपको जरूर है जो आपको समझ में आ गया होगा। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, हमें आशा और पूर्ण विश्वास है। तो चलिए अब है जो नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बने रहेंगे हमारे साथ। चलिए आज कोशिश करेंगे कि 5-6 चैप्टर लेकर के आपको, और एक कल डाल देंगे, 2 चैप्टर में लगभग आपका पासिंग मार्क्स आ जाएगा। अब आके चलते हैं हम, पूछा जाता है आपका, बने रहेंगे हमारे साथ। समास से पूछा जाता है, समास को भी हम ब्रीफ में करके लाए हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए समास, समास ध्यान से समझिएगा इसको, समास में से बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। समास का पहले मतलब जान लीजिए। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त, संक्षिप्त। उसके बाद अगर इसको हम खंड करें तो सम जोड़ मास होता है, सम जोड़ आस, मास नहीं, सम जोड़ आस। सम मने होता है संक्षिप्त, संक्षिप्त, और आस मने होता है कथन। दोनों को मिला दीजिएगा तो संक्षिप्त कथन, संक्षिप्त कथन को ही समास कहा जाता है। तो इस यहां से, और समास जो निर्भर करता है हमेशा विग्रह पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। ये भी पूछ देता है कि समास किस पर निर्भर करता है, तो विग्रह पर निर्भर करता है। समास का अर्थ क्या होता है, तो संक्षिप्त कथन को समास कहा जाता है। मतलब संक्षिप्त, जहां देखिए समास लिखा उस मतलब संक्षिप्त कथन को कहा जाता है। अब इसमें कहा रहा है कि समास तो जान गए किसको कहता है। समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद होते हैं। आप लोग एक स्टार बना लीजिएगा समास के बारे में, इस टाइप का स्टार है ना, 1 2 3, माफ कीजिएगा, हाँ यहां से हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। इसको आप याद रखेंगे स्टार को कि समास के कितने भेद होते हैं, तो आपको याद हो जाएगा स्टार से कि समास के जो है 6 भेद होते हैं। और वह 6 कौन कौन होता है। पहला है अवयवी भाव, अवयवी भाव, अवयवी भाव समास। दूसरा है आपका तत्पुरुष, तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। तीसरा आपका है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। और चौथा है दिग्गु समास, दिग्गु समास। पांचवा है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। और एक छठा है आपका
बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। आप लोग नोट्स बनाते जाएंगे। चलिए, यही चीज को हम लोग को बारी बारी से पूछ देता है एग्जाम में, हम लोग छोड़ देते हैं। आज नहीं छोड़ेंगे आप लोग, आप पूरा सीख के जाएंगे। आपको पूरा ये सिखाएंगे, अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, दिग्गु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अब देखिए यहाँ पर, देखिए सबसे पहले पूछ देता है कि बताइए अवयवी भाव समास का कौन सा पद प्रधान होता है, ऐसे करके क्वेश्चन दे देता है। तो देखिए इसका जो होता है पहला पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है। तो इसे याद रखेंगे, पहला कहा जाता है पूर्व को, इसलिए याद रखिएगा, पूर्व भी कभी दे देगा। फिर से बता देते हैं, अवयवी समास का कौन सा भाग प्रधान होता है, तो कहिएगा पहला पद प्रधान होता है। कौन सा पद? पहला, या फिर उसी का दूसरा रूप होता है पूर्व पद समान होता है। तो यहां से आपका ये क्वेश्चन यहां से पूछ देता है कि कौन सा पद प्रधान होता है। देखिए तत्पुरुष की बात करें, तत्पुरुष समास के, तो तत्पुरुष, कर्मधारय और दिग्गु, इन तीनों का जो है उत्तर पद जो है प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है। अब उत्तर पद क्या होता है? उत्तर पद कहते हैं बाद वाले पद को, पूर्व पद कहते हैं पहले वाले को, या पहला पद। तो इसको भी याद रखना है, तीन को, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और दिग्गु समास। यह उत्तर पद जो होता है प्रधान होता है। यहां पर लिख लीजिएगा बाद वाला पद, बाद वाले पद जो है समान होता है। तो इसका क्लियर हो गया, पद वाला जो क्वेश्चन पूछता है यहां से क्लियर हो जाएगा। एक है द्वंद्व, द्वंद्व को देख लीजिए, द्वंद्व का दोनों पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होता है। आप लोग लिखते जाएंगे। और बहुव्रीहि समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई तीसरा पद आकर के है जो इसमें प्रधानता ले लेता है। तो इसको याद रखने का तरीका है कोई भी नहीं, कोई पद प्रधान नहीं, कोई पद प्रधान नहीं। तो इसको आप याद कर लेंगे, यहां से ये क्वेश्चन जरूर कंफर्म पूछ देता है। फिर से देख लीजिए, अवयवी भाव का कौन सा पद प्रधान होता है, तो पूर्व पद या पहला पद। अब है तत्पुरुष, कर्मधारय और दिग्गु, इन तीनों का जो है कौन सा पद प्रधान होता है, तो उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब बाद वाले पद प्रधान होता है। दिग्गु समास के हो गया था द्वंद्व समास का दोनों पद, द्वा से द्वंद्व, तो द्वा से दोनों, तो दोनों पद प्रधान होता है किसका? द्वंद्व समाज का। और बहुव्रीहि समास का जो होता है कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तो यहाँ अब है जो बारी बारी से इसके रूल चलेंगे, अवयवी भाव समास का, तत्पुरुष समास का, कर्मधारय समास। तो बने रहेंगे हमारे साथ वीडियो में। चलिए देखिए, जुड़े रहेंगे। अब है पहला है अवयवी भाव, अवयवी भाव समास। चलिए देखिए, अभी बताए हैं कि इसका जो है पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है, तो समझ जाइएगा। और इसको पहचान करने के लिए आपको एक रूल बताते हैं, उसको याद रखना होगा। आप वहां से जो इसको पकड़ लेंगे, देख लीजिए, आपको रूल याद क्या रखना होगा? ट्रिक, ट्रिक क्या है यही याद रखना है। अनु, अनु आ प्रति भर, अनु आ प्रति भर, यथा, यथा आवत, आवत वा वे, ये सभी पद जिसमें आपको देखने को मिल जाए, यहां से आप नोट कर लीजिएगा, आप इसको दिमाग में हटा लीजिएगा कि जब कभी आपको शब्द में कहेगा यह नीचे चार ऑप्शन में देके इनमें से कौन सा समास है, समास चुनिए, तो आपको ध्यान में रखना है अवयवी भाव समास अगर किसी शब्द में अनु, आ, प्रति, भर, अथा, आवत, वा, वे, इतना शब्द अगर आपको याद है तो अवयवी समास पकड़ा जाएगा। जैसे आपको कह देगा भर पेट, भर पेट कौन सा समास है,
तो देखिए यहाँ भर है कि नहीं, चाहे वो पद बीच में आवे या लास्ट में आवे, कहीं पर भी ये शब्द दिखाई पड़ जाए हमेशा आपको मारना है कौन सा समास, यवयवी समास। और यवयवी समास दूसरा एक फॉर्मूला और बताएंगे, क्योंकि इसका पहला जो पद होता है वह आपका होता है उपसर्ग होता है ना। तो ऐसे भी आप पकड़ सकते हैं। देखिए अगर इसको खंड कीजिएगा तो भर जोड़ पेट, भरपेट हो गया। पेट एक शब्द है, भर इसमें एक प्रत्येक अथी लगा हुआ, उपसर्ग लगा हुआ है, तो जिसमें उपसर्ग लगा हुआ रहे तो उसको भी कहा जाता है क्या, यवयवी भाव समास। या फिर ऐसे करके क्वेश्चन पूछ देगा कौन से समास में उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, तो आपका अवयवी भाव समास में हो जाएगा। और बशर्ते इतना आपको याद रखने हैं, जैसे यथा संभव कौन सा समास है, यवयवी भाव। देखिए यथा, यथाशक्ति, अजन्म, आमरण, ये सभी जो है यवयवी भाव समास है। तो इसको आप नोट कर लेंगे। इसका एक और रूल है उसके बारे में भी बताते हैं। जैसे अभी अब आपको बताएं अजन्म, आमरण, ये सब सभी जिसमें आपको ये सभी भिटा जाए समझ जाइए कि वह क्या है। अब है इसका एक और रूल होता है, तो ट्रिक हो गया, एक रूल है इसका। रूल क्या है, कह रहा है जो शब्द को की बार बार पुनरावृत्ति हो, दो दो बार आ जाए, तो ऐसे शब्द को भी अवयवी भाव समास कहा जाता है। जैसे दीनों दीन, दीनों दीन, दीनों दीन, रातों रात, बातों बात, बातों बात। ये सभी जो वर्ड है एक ही वर्ड दो बार यूज हो गया, पुनरावृत्ति कर दिया जाए जो भी शब्द का, तो आपको मार देना है क्या, आपको यवयवी भाव समास मार देना है। देखिए दीनों दीन, दीन है दो दो बार लिख दिया है। रातों रात, रात रात का दो बार लिख दिया है। बातों बात, हाथों हाथ, लातों लात, ये सभी जो वर्ड होते हैं वो भी होता है यवयवी भाव समास, तो इसको भी याद रखेंगे। दूसरा नंबर हम आप लोग लेके चलते हैं, आपको बने रहेंगे हमारे साथ। यवयवी भाव समास हो गया, उसके बारे में चलते हैं तत्पुरुष समास, बहुत पूछा जाता है। तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष समास में हो जाता है जो पुरुषों की प्रधानता को बताता है, पुरुष इसमें प्रधान होते हैं, उसमें अगर आपको पढ़ने से पता चल जाएगा जिस शब्द में पुरुषों की प्रधानता बताई जाए उसको कहा जाता है तत्पुरुष। जैसे आपको कह देगा मनोहर, मनोहर, तो मनोहर क्या है, पुरुष है कि नहीं, पुरुषों के लिए बताया जाता है। मन को हरने वाला है ना, एक इसको विग्रह कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, मन को हरने वाला, मन को हरने वाला, हरने वाला। कभी कभी पूछ देता है कि बताए तत्पुरुष में मनोहर का विग्रह रूप क्या होगा, तो विग्रह रूप मन को हरने वाला हो जाता है। राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता, राष्ट्र का पिता, इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा राष्ट्र का पिता। तो पुरुषों से संबंधित दिया हुआ है, लेकिन इसमें कारक विभक्ति का भी प्रयोग किया जाता है। कारक विभक्ति, कारक विभक्ति जिसमें 8 कारक विभक्ति है, 8 कारक विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, गिरते हैं, इसमें कौन सी कारक विभक्ति लगा हुआ है, तो देखिए आपको पढ़े होंगे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काके की रारारी, अधिकरण में पै पर, संबोधन में हे हो अजी अरे अवे, ये सभी याद है तो ध्यान से पकड़ लेंगे। पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते गिरते हैं पेड़ से, तो पेड़ से अगर गिर जाएगा पत्ता तो वो अलग हो जाएगा, वह कभी जुट नहीं सकता है, तो ऐसे में अपादान पंचमी का प्रयोग किया जाता है। अपादाने पंचमी, पंचमी का प्रयोग किया जाता है, तो अपादान कारक संबंध पुरुष समास हो गया, तत्पुरुष समास ये वाला। उसके साथ साथ आप बहुत सारे देख सकते हैं। एक अभी पढ़ना है आपको तत्पुरुष समझ में आ गया होगा, मनोहर, राष्ट्रपिता, पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कौन सा समास हो गया, अपादाने पंचमी, तत्पुरुष समास हो गया। तो ये सभी आपको याद रखना होगा।
उसके बाद हम तत्पुरुष के बाद हम बताते हैं आपको कर्मधारय समास। चलिए देखिए, अभी बताए थे यवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के बाद कर्मधारय समास। तीसरा नंबर में हम चलेंगे आपको लेकर के कर्मधारय, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास देख लीजिए क्या है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जो किसी शब्दों की विशेषता बताता हो, इसमें है जो शब्दों की विशेषता, लिख लीजिएगा, शब्दों की विशेषता, विशेषता बताए उसको क्या कहा जाता है, उसको कर्मधारय समास कहा जाता है। जैसे आपका नील कमल, नील कमल, नील है जो कमल है, नील है जो कमल, कमल का इसमें बता रहा है कैसा है कमल, नीला रंग का है, तो ये विशेषता बता रहा है। तो वैसे शब्द को आपको क्या कहा जाएगा, कर्मधारय समास कहा जाएगा। खड़ी बोली, खड़ी बोली, ये क्या है, यह भी आपका है जो खड़ी है जो बोली है, तो ये भी कौन सा समास है, ये भी कर्मधारय समास है। महाराज चाहे महाराजा, महाराजा, महान है जो, इसका क्या हो जाएगा, महान है जो राजा, महान है जो, महान है जो। देखिए ये सब जो बता रहे हैं आपको विग्रह बता रहे हैं हम, विग्रह को तोड़िएगा, कभी कभी विग्रह आपको दे देता है। तो महान है जो राजा, उसी को कहा जाता है महाराजा। तो महाराजा का पूछ देगा कि बताइए कि इसका विग्रह क्या होता है, तो महान है जो राजा, उसी को कहा जाता है महाराजा। तो ये भी क्या हो गया, महान, महान क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, किसका बता रहा है, राजा का बता रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। आपको पूछ देता है कि बताइए इनमें से किनका किस समास में विशेषता बताया जाता है, या जिस समास की विशेषता बताया जाए उसको क्या कहा जाता है, तो कर्मधारय समास कहा जाता है। अभी बताए थे कर्मधारय पद में क्या होता है, दोनों पद प्रधान। पद प्रधान वाला तो शुरू में ही हम बता चुके हैं, उससे क्वेश्चन देता है तो उसको भी आप याद रखिएगा। कर्मधारय समास आपका समझ में आ गया होगा। तीसरा नंबर के बाद हम चौथे नंबर पर चलते हैं दिग्गु समास के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दिग्गु समास। दिग्गु समास, दिग्गु समास किसको कहते हैं, जिस शब्द से हमें संख्या का ज्ञान हो जाए। यहां पर देख लिए द्वि माने क्या होता है, दो होता है, और दो एक प्रकार का क्या है, संख्या है। यहां से भी आप याद कर सकते हैं, द्वि, द्वि माने दो, जिसमें संख्या नजर आ जाए उसको क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। आप लिख सकते हैं, लाइन में भी लिख सकते हैं, वर्ड में भी। जिस शब्द से हमें संख्या का ज्ञान हो जाए, संख्यात्मक ज्ञान हो जाए, उसको क्या कहते हैं, दिग्गु समास कहते हैं। अब है दिग्गु समास कौन कौन है, तो दिग्गु समास में जैसे आपका दे दिया है अंकों का समूह, 1 से 9 तक जो अंक रहेगा इसका समूह, अंकों का समूह प्लस दशमलव, दशमलव, दशमलव कहें तो दशमलव का मतलब जिसके अंत में 0 हो, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60 डॉट 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 100, 200, 300, 500, 1 से 9 तक की संख्या और दशमलव वाली संख्या, डेसिमल वाली नंबर जब भी हमको नजर आ जाए शब्दों में, तब हम उसको मारेंगे कौन सा समास, दिग्गु समास मारेंगे। जैसे अष्टभुज कह दे, अष्टभुज, अष्टभुज, अष्टभुज में कितने भुजा, 8, 8 संख्या को दर्शा रहा है कि नहीं, इसमें आ जाएगा संख्याओं के समूह में, तो ये हो जाएगा आपका दिग्गु समास। पंचभुज, चतुर्भुज, दशानंद, ये सब क्या हो जाएगा, दिग्गु समास हो जाएगा, है ना। षष्ठभुज, अष्टभुज, चबूतरा, है ना, ये सारा क्या हो जाएगा आपका, ये सभी आ जाएगा आपका दिग्गु समास में आ जाएगा। लेकिन एक यहां पर बात और है, नोट में करके लिख लीजिएगा। अब आपको दे दीजिएगा, दे देगा आपको, बताइए 55
इनमें से कौन सा समास है बताइए। 55। तो सर अभी कहिएगा कि सर अभी तो आपने बताया था कि संख्या वाला है और आप कह रहे हैं 55, तो 55 जो है द्विगु समास होगा, संख्या बता रहा है। नहीं, हम यहाँ पर इसीलिए ब्रेक मार रहे हैं, 1 से 9 अंक तक संख्या रहे तब हम कहेंगे, या फिर दशमलव में रहे तब हम कहेंगे। यहाँ पर दशमलव में संख्या नहीं है, इसको अगर हम खंड करेंगे तो 50 + 5 यानी 50 और 5, ये 2 तरह से मिल करके बन गया है। तो ऐसे शब्द को हम द्विगु समास नहीं कहेंगे, यह जो आ जाएगा द्वंद्व समास में आ जाएगा, द्वंद्व समास। अभी पढ़ाएंगे इसके बाद द्वंद्व समास, तो ऐसे चैप्टर में इसको ध्यान रखना होगा। जैसे कर दे 101, कौन सा है, तो ये नहीं संख्या समझ करके मार देना द्विगु समास, गलत हो जाएगा। 100 जोड़ 1 होगा, नहीं 100 और 1 तब जाकर होता है, तो ये चला जाएगा द्वंद्व समास में, क्योंकि द्वंद्व समास का मतलब होता है जिसमें कंजक्शन जुटा हुआ रहे, तो उसको कहा जाता है द्वंद्व समास। तो आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। द्विगु समास क्या है, संख्या से संबंधित है, जो संख्या का निर्धारण करे, और किस टाइप की संख्या को, तो उसको कहा जाता है। एक और है, द्वंद्व समाज के बारे में भी बता चुके हैं। दोनों पद इसका जो क्या होता है, द्वंद्व समाज में दोनों पद प्रधान होता है, लेकिन द्विगु समाज में उत्तर पद वाले प्रधान होता है, ये भी बता चुके थे हम। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका द्वंद्व समास के बाद। तो आप लोग इसको लिखते जाएंगे, समझते जाएंगे, नहीं तो फिर वीडियो पॉज करके आपको लिख लेंगे। चलिए देखिए, अब है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास किसको कहेंगे, तो द्वंद्व समास का मतलब होता है जिसमें कंजक्शन जुटा हुआ रहे। नोट करके लिख लीजिएगा, कंजक्शन जिसमें दिखाई पड़ जाए उसको एकदम मारना है द्वंद्व समास। अब कहिएगा कंजक्शन कौन कौन होता है सर, तो आप लोग पढ़ चुके हैं, इंग्लिश में भी पढ़े होंगे कंजक्शन, हिंदी में भी पढ़े होंगे कंजक्शन, ये सब आप पढ़ चुके होंगे। जैसे तथा होता है, तथा, अथवा, या, है ना, और, एवं, ये सब वाक्यों को जोड़ता है ना। जैसे मैं और तुम, तो और क्या किया, मैं और तुम को जोड़ा तो कंजक्शन में आ जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है वह द्वंद्व समास होता है। जैसे भाई और बहन, तो देख लीजिए भाई है, बीच में कंजक्शन जुटा हुआ है, और है ना, तो और बहन, भाई और बहन, माता और पिता, चाचा चाची, चाचा या चाची, चाहे चाचा अथवा चाची, भैया भाभी, ये सभी क्या है, भैया अथवा भाभी, तथा भाभी। तो इसमें जब भी जुड़ा हुआ रहे तथा, अथवा, या, और, एवं, ये सभी अगर जुड़ा हुआ रहे, कोई शब्द में दिखाई पड़ जाए, तो आपको द्वंद्व समास मारना है। तो आपको यहां से भी क्लियर हो गया होगा, आपको पता चल गया होगा द्वंद्व समास। अभी बताए हैं 50 और 5 कितना हो जाएगा, 50 और 5 55, कौन समास हो जाएगा। ये नहीं कि अब देखना कि सर 50 बोले थे संख्या वाला में दिग्गू मार देंगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर कंजक्शन जुटा हुआ है, सब ध्यान में रखना होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बच गया है, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास के बारे में चर्चा करेंगे, हमारे साथ बने रहें। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। चलिए देखिए, इसका कोई पद प्रधान नहीं होता है, बाहर से कोई आकर शब्द है जो इसमें प्रधानता ले लेता है, तो ऐसे शब्द को कहा जाता है बहुव्रीहि समास। जो कोई दूसरा शब्द आकर के, बाहर से आकर के इसकी प्रधानता ले ले,
प्रदान कर दे इसको, उसी को कहा जाता है आपको बहुव्रीहि समास। या तीसरे पद पर चला जाए, जैसे रमेश, या फिर एक और रख सकते हैं, जितने भी गॉड का नाम है, भगवान का नाम, देवता, मुनि, ये सभी का नाम जब भी देखें आप तो अक्सर जो है 80% से 90% आंसर सही होता है। गॉड का नाम नजर आ जाए, आप मार दीजिए क्या, बहुव्रीहि समास। जैसे पार्वती, पार्वती क्या है, देवी का नाम है, तो कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास होगा। रमेश, रमेश, इसको विग्रह कीजिएगा, रमा है जो, रमा है जो, यहां पर जो होता है रमा मने होता है पार्वती, क्या हो जाता है, रमा, रमा मने हो जाता है पार्वती, तो इसको है विग्रह किया जाता है रमा है जो करके। गंगाधर, गंगाधर, ये सभी जो है क्या है, लंबोदर, लंबोदर भगवान का नाम है, विष्णु, शंकर जी, ये सभी क्या है आपका बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। तो आशा करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एक अपवाद में है, अगर आपको ऑप्शन में अगर दिग्गु भी दिया हुआ रहे, दिग्गु समास, द्वंद्व समास और क्रमधारय समास और फिर बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, अगर आपको समास और ये तीनों ऑप्शन मिल जाए, एक में ये रहे, दो में ये रहे, तो हमेशा ठोसफुल सबसे अच्छा जो सेटिक आंसर होता है वो बहुव्रीहि समास होता है। इसको नोट करके ले लीजिएगा। अगर आप समास पढ़ रहे हैं तो समास में अगर ऑप्शन देता है कि पहला में है दिग्गु, दूसरा में द्वंद्व, तीसरा में कर्मधारय, चौथा में है, तो ऐसा ऑप्शन अगर चारों एक साथ आ जाए तो उसमें सबसे बेहतर आंसर जो होता है बहुव्रीहि समास होता है। कैसे होता है अगले क्लास में हम बताएंगे। चलिए देखिए, नेक्स्ट है आपका समास खत्म हो गया। एक और अपवाद में पूछा जाता है, देख लीजिए, एक अपवाद में रहता है, एक्सेप्शन में क्या है, एक पूछ दिया जाता है, बताइए इतना सब पढ़ के गया लड़का, अब पूछ दिया इनमें से कौन नन्य समास है, कौन नन्य समास, नन्य समास है, बताइए। समास पढ़ के गया है, 6 प्रकार के समास पढ़ लिया है, और पूछ दिया यहां जाके नन्य समास, नन्य समास नहीं पढ़ा है, लेकिन याद रखिएगा इसको एक्सेप्शनल में याद अपना अपवाद में रख लीजिएगा कि नन्य समास किसे कहा जाता है। तो देखिए, जो नकारात्मक भाव उत्पन्न करे, जिस शब्दों को पढ़ने के बाद हमें नकारात्मक भाव नजर आए उसमें, तो वैसे शब्द को कहा जाता है नन्य समास कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में दीजिए, ना पसंद, ना पसंद कह रहा है पसंद नहीं है, मतलब नकारात्मक भाव इसमें जागृत कर रहा है। उसके बाद अनावश्यक, अनावश्यक, आवश्यक नहीं है तो ये भी नेगेटिव वर्ड है। नामंजूर, नामंजूर मतलब मंजूर नहीं है तो ये भी नकारात्मक भाव है। नालायक, लायक, लायक नहीं है, नालायक का मतलब लायक नहीं है तो ये भी नेगेटिव सेंस दे रहा है। तो जिस शब्दों से हमें नकारात्मक भाव का ज्ञान प्रतीत हो जाए वैसे समास को हम मार देंगे क्या, नन्य समास मारेंगे। तो इसको आपको याद रखना है, कभी कभी पूछ देता है। आपका जो है समास चैप्टर एंड हो गया। अब अगले चैप्टर की ओर हम पलायन करते हैं, चलते हैं लेकर के, बने रहेंगे हमारे साथ वीडियो में। समास आपका क्लियर हो गया। अब है आपका संधि से पूछ देता है क्वेश्चन। चलिए, वाक्य के भेद, वाक्य, वाक्य भेद के बारे में हम जान लेते हैं। अब है जो वाक्य के भेद, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। देख लीजिए, रचना, रचना के आधार पर लिख सकते हैं आपको वाक्य कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन होता है, पहला होता है सरल वाक्य, सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, और तीसरा जो होता है मिश्रित वाक्य होता है,
मिश्रित वाक्य होता है। तो ये सभी आपको बारी बारी से समझा देंगे, आप लोग तुरंत पकड़ लेंगे कि कौन सा समास है। देखिए सरल वाक्य किसको कहते हैं? सरल वाक्य पूछ देता है इनमें से कौन सरल वाक्य है, कौन संयुक्त वाक्य है, कौन मिश्रित वाक्य है, ऐसा पूछते रहता है। तो आप लोग टेंस पढ़े होंगे, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस तीनों पढ़े हुए हैं। तो जब तीनों इसमें आ जाए, अफर्मेटिव सेंटेंस का तीनों फॉर्म, अफर्मेटिव सेंटेंस के तीनों रूप जहां भी आ जाए हमको, चाहे वह पास्ट टेंस में रहे, प्रेजेंट टेंस में रहे या फ्यूचर टेंस में रहे, तो वैसे शब्दों को हम सरल वाक्य कहेंगे। जैसे राम जाता है, मैंने खाया, मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं पटना से आ रहा हूं, ये सभी जितने भी वर्ड होते हैं वो सभी जो होते हैं सरल वाक्य होते हैं। तो आप लोग समझ जाइएगा, तीनों रूप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों का जो है अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है, या नेगेटिव सेंटेंस रहे या इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे, जो भी सरल वाक्य होगा वह सरल वाक्य में चला जाएगा। इसको आपको याद रखना है। मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, पढ़ता हूं, रोता हूं, जागता हूं, ये सभी क्या है? मैं आऊंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा, ये सभी वर्ड जो होते हैं आपका सरल वाक्य होते हैं। संयुक्त वाक्य थोड़ा डिफिकल्ट है और मिश्रित वाक्य थोड़ा याद करना पड़ेगा, उसके लिए आप लोग को ट्रिक दे देते हैं। जिस वाक्य में आपको कंजक्शन जुड़ा हुआ रहे, जैसे कंजक्शन के बारे में बता देते हैं, और रहे, यहां पर लिख लीजिएगा, और एवं, तथा, यह, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, है ना, किंतु, परंतु, लगा हुआ रहे, लगा रहे, वह वर्ड जो होता है आपका संयुक्त वाक्य होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम बता देते हैं आपको, मैं आया लेकिन खाया नहीं, मैं आया लेकिन खाया नहीं। तो देख लीजिए, मैं आया, इसमें लेकिन जुड़ा हुआ है, कंजक्शन से जुड़ा हुआ है। देखिए लेकिन कहाँ है? लेकिन यहां पर दिया हुआ है, लेकिन यहां पर लिख लीजिए, लेकिन, बट, लेकिन, ये सभी कंजक्शन वाले वर्ड आप लोग यहां से उतार लेंगे। कंजक्शन जिसमें जुटा हुआ रहे, ये सभी वर्ड नजर आ जाए आपको तो हमेशा डायरेक्ट मारेंगे आप क्या? संयुक्त वाक्य होता है। उसी प्रकार से मिश्रित वाक्य को भी पहचानने के लिए आपका दे रहे हैं, जिन वाक्य के अंत में की जो, क्योंकि, है ना, जितना, उतना, जैसा वैसा, जब तब, जहां वहां, जिधर, इधर उधर, यद्यपि, तथापि, ये सभी वर्ड अगर जिसमें आ जाए तो वो मिश्रित वाक्य होता है। जैसे मैं भूल गया क्योंकि हमें याद नहीं है, तो ये सभी वर्ड क्या हो? मैं भूल गया क्योंकि हमें याद नहीं है। तो क्योंकि वाला देखिए वर्ड पकड़िएगा,
मैं भूल गया क्योंकि मुझे याद नहीं है। जैसे जैसे वह आएगा तैसे तैसे मैं भी आऊंगा। तो कौन सा वाक हो गया? मिश्रित वाक हो गया। जहां तहां यह सामान मत रखो, कौन सा वाक हो गया? तो जहां तहां देख लीजिए, जहां तहां, यहां वहां, इधर उधर, वहां तहां, ये सभी जब वाक आ जाए तो वो मिश्रित वाक के अंतर्गत आते हैं। तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो यहां से आपका कंफर्म हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका, अगले क्लास में आपको है जो बताने की कोशिश करेंगे, थोड़ा टाइम का वैल्यू है, अगले क्लास में फिर लेकर आएंगे, 2-3 क्लास में आपका सारा चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो आपको? अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी यह बेनिफिट मिल जाए। फिर मिलते हैं फिर अगले क्लास में, हिंदी के ही साथ मिलेंगे, क्योंकि इतिहास अभी थोड़ा दिक्कत चल रहा है, उधर तबीयत खराब हो गया था मेरा, जिसके कारण से नहीं हम कर पा रहे थे। अब रेगुलर रहेंगे और रेगुलर आपका वीडियो आपके पास जाएगा। कल इससे आगे आपका संधि से स्टार्ट करेंगे, 2 घंटा में उसका क्लियर हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ कल नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।